नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल योगी एंड रेडी यूट्यूब चैनल में। अभी हम लोग बात करेंगे ईएलएसएस के बारे में, डिटेल से बात करेंगे कि इस ईएलएसएस क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, उसके फीचर्स क्या है। तो ईएलएसएस बेसिकली ईएलएसएस स्टैंड फॉर इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। ईएलएसएस इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। तो सेविंग क्या है इसमें? इनकम टैक्स में हम लोग सेविंग कर सकते हैं। अब ये एक बहुत ही पॉपुलर एवेन्यू है अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C ये आपको समझना है। 80C अंडर सेक्शन 80C में जो हमारा जो टोटल इनकम होता है उसमें से हमको टैक्स में बेनिफिट मिलके हमारा जो ग्रॉस टोटल इनकम होता है उसमें टैक्सेबल इनकम में से हम लोग जो इन्वेस्टमेंट ईएलएसएस में करते हैं उसमें से हमको टैक्स का बेनिफिट मिलता है, तो हमारा टैक्सेबल इनकम कम हो जाता है। बहुत बार वो स्लैब में कम हो जाता है और हमको उसका बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफाइड इक्विटी लिंक स्कीम टैक्स सेविंग फीचर। अभी इसमें डाइवर्सिफाइड इक्विटी लिंक सेविंग, डाइवर्सिफाइड मतलब कोई भी यहाँ पे एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, ना तो सिंगली ऑटोमोबाइल में होगा, ना तो पावर में होगा, या तो फिर बड़ी कंपनियों में होगा, या तो फिर छोटी कंपनियों में होगा, ना तो फिर मिडिल साइज की कंपनियों में होगा। अलग अलग टाइप के अलग अलग सेक्टर्स की कंपनियों में अलग अलग साइज की मार्केट कैपिटल जो जिनके बहुत बड़े बड़े शेयर्स रहते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। बड़े छोटे हर टाइप के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट होगा। अब ईएलएसएस क्यू द ओनली इक्विटी प्रोडक्ट अंडर सेक्शन 80C। अंडर सेक्शन 80C इनकम टैक्स के अंदर में बाकी कोई भी प्रोडक्ट में शेयर मार्केट में डायरेक्टली आप इन्वेस्टमेंट करके आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट मिल नहीं सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको शेयर मार्केट का बेनिफिट तो मिलेगा, साथ में आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C का बेनिफिट भी मिलेगा, जिसमें कि आपका टैक्सेबल इनकम कम हो जाएगा, उसमें आपका टैक्स बचा सकते हैं। शॉर्ट लॉकिंग पीरियड, इसका शॉर्ट लॉकिंग पीरियड कितने साल का है? इसका शॉर्ट लॉकिंग पीरियड जो है वो है शॉर्ट लॉकिंग पीरियड 3 इयर्स। बाकी जो लॉकिंग पीरियड अगर आप देखेंगे इसमें इनकम टैक्स में जो बाकी के जो चीजें रहती है, तो जैसे मैं बताता हूं कि भाई एफडी बैंक में आप फिक्स डिपॉजिट रखते हो तो कंपलसरी आपको 5 इयर्स रखना पड़ेगा। पीपीएफ में कितने साल के लिए रखना पड़ेगा? 15 इयर्स के लिए कंपलसरी रखना पड़ेगा। और लाइफ इंश्योरेंस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो लाइफ इंश्योरेंस में अगर आप ये करते हो तो उसमें आपका लॉक-इन पीरियड जो रहेगा वो अलग अलग रहेगा, और कुछ आपको उसमें 3 साल के इतना कम बेनिफिट तो किसी में नहीं मिलेगा। इक्विटी लेस देन डाइवर्सिफाइड। इक्विटी इज लेस रिस्की देन बाइंग अ स्टॉक। अगर आप डायरेक्टली कोई स्टॉक ले लेते हैं कंपनी का, तो एक तो क्या है कि आपको बहुत नॉलेज होना जरूरी है, एक्सपीरियंस होना जरूरी है, और कम पैसे में आप अलग अलग कंपनियों के स्टॉक नहीं ले सकते, कुछ स्पेसिफिक कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और कौन सी कंपनी के कब रिस्क है वो तो बोला नहीं जा सकता। शेयर मार्केट के रिस्क के बारे में आपको पता है, लेकिन यहां पे क्या होता है कि रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता था, पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक का बाइंग का आपका रिस्क कम हो जाता है। ठीक है। ईएलएसएस के फायदे क्या है, फीचर्स क्या है ईएलएसएस के? डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अक्रॉस सेक्टर एंड साइज मतलब सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, उसके बाद में अलग अलग सेक्टर्स, और जो नए सेक्टर्स भी आते हैं आईटी सेक्टर्स है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि भाई एक ही कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो और या फिर तो एक ही सेक्टर में आपने इन्वेस्टमेंट करते रखा है। अब जैसे कुछ बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिससे तो सेक्टर कोलैप्स हो जाता है।
तो इस तरीके से वो सेक्टोरियल डाइवर्सिफिकेशन होने की वजह से, जैसे भाई कार है तो कार की कंपनियां हैं, तो अब जैसे कुछ कंपनियां, कार की कंपनियां के ऊपर कुछ असर हुआ, कारों की बिक्री के ऊपर असर हुआ, तो क्या होगा, कार की कंपनी के स्टॉक के ऊपर उसका असर होगा। यहाँ पे लेकिन क्या है, डाइवर्सिफाइड रहने की वजह से बैंकिंग सेक्टर भी है, पावर सेक्टर भी है, एन नंबर ऑफ सेक्टर्स है, हर सेक्टर्स में इसमें इन्वेस्टमेंट होती है, हर अलग अलग टाइप के सेक्टर्स में